हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब बात करते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है, अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की रेशो को चेंज कर दें, 50-50 कर दें, 30-70 कर दें या 60-40 कर दें, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, वहीं फॉर्म की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। ये थ्योरी भी हमें किसने दी? ड्यूरेंट ने दी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच किस सिचुएशन पर काम करती है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बात करती है कि जैसे जैसे हम लीवरेज बढ़ाते हैं तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या डिमांड करने लग जाते हैं? हाईएस्ट रिस्क की वजह से वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। हमने कल पढ़ा था कि जैसे जैसे हम डिबेंचर यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ करते हैं, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाती है। देखिए वो किस सिचुएशन में कम हो रही थी? जब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट थी। यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कम हुई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। एक तरह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कम हुई कॉस्ट है वो ऑफसेट हो रही है किसके साथ? बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। एक और एजम्पशन पर काम करते हैं हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कि जो फर्म होती है वो कैपिटलाइज करती है पूरी फर्म की वैल्यू को एक ही रेट पर, मतलब मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहती है? कांस्टेंट एट एवरी डिग्री ऑफ लीवरेज। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस की नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सबसे पहली अप्रोच कॉस्ट, सबसे पहली एजम्पशन है हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही जो हमारी नेट इनकम अप्रोच की एजम्पशन थी। सेकेंड एजम्पशन हमें बोलती है रिस्क परसेप्शन ऑफ लेंडर डू नॉट चेंज with the use of leverage and cost of debt remain constant at all levels of leverage। क्या कहने का मतलब है? लेंडर्स कौन? हमारे डिवेंचर होल्डर्स या फिर जिससे हम लोन उठा रहे हैं, उनकी रिस्क में कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म एज अ होल, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला? जब कैपिटलाइज करेगी तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म तो कांस्टेंट रहेगी। नो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस, ना तो कोई कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना ही पर्सनल टैक्स। अब आगे बात करते हैं ग्राफ की हम इसके। ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया डिग्री ऑफ लीवरेज, ओ वाई एक्सिस पर हमने लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गई और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी आ गई। अब देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है क्यों? क्योंकि लेंडर्स की रिस्क पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ रही थी, बढ़ी हुई रिस्क के लिए वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगी। वहीं हम बात करें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती हुई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ ऑफसेट हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट हो गई। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर, के डी और के ओ कॉन्स्टेंट रहेगा, जबकि हमारा जो के ई है वो बढ़ेगा। अब आगे बात करते हैं हम फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज़ होते हैं इस अप्रोच में। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है V इज इक्वल टू EBIT बाय KO। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। S इज इक्वल टू V माइनस T। S क्या है? वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। V क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म। D क्या है? वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। KE अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय S। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी? जो हमारी अर्निंग बचेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उसको डिवाइड कर देंगे हम अपनी वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स से। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमारे पास 3 प्लान है। फर्स्ट प्लान में हम यूज़ कर रहे हैं 8 लाख डिबेंचर एट द रेट 8%।
सेकेंड केस में हम यूज़ कर रहे हैं 10 लाख डिबेंचर एट द रेट 8%। थर्ड केस में हम यूज़ कर रहे हैं 5 लाख डिबेंचर एट द रेट 8%। अब देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फर्स्ट केस में 1,50,000, सेकेंड केस में भी 1,50,000 एंड थर्ड केस में भी 1,50,000। इंटरेस्ट लेस कर देंगे 8 लाख का 8% 64,000, 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8% 40,000। अब जो अर्निंग बचेगी वो किसके लिए बचेगी? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। फर्स्ट केस में बची 86,000, सेकेंड में 70,000, थर्ड में 1,10,000। वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1,50,000 को 12% से डिवाइड कर देंगे। तीनों केसेस में वैल्यू आ गई हमारी 12,50,000 कॉन्स्टेंट हर लेवल पर। अब हम वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। वैल्यू फॉर्म हमारे पास है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है, V माइनस टी। 12,50,000 में से हमने क्या लेस कर देना है? 8 लाख। फर्स्ट केस में आ गया 4,50,000, सेकेंड केस में आ गया 12,50,000 में से हमने 10 लाख लेस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 2,50,000। थर्ड केस में 12,50,000 में से 5 लाख हम लेस कर देंगे, हमारा आ गया 7,50,000। ऐसा आ गया है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी है हमारे पास, और हमारे पास क्या है? एस भी आ गया। डिवाइड कर देंगे 86,000, ये जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स थी, इसे डिवाइड कर देंगे हम 4,50,000 के साथ। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट केस में आ गया 19.11%, सेकेंड में 28%, थर्ड में 14.67%। अब कंक्लूजन देखें। कंक्लूजन के लिए आप लास्ट स्लाइड पे ही आइए। देखिए, हमने डिबेंचर्स बढ़ाए, क्या हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं। तीनों केसेस में वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पहले से गिवन है 12%, वो भी कांस्टेंट है। बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, 8 लाख से बढ़ाकर हमने 10 लाख किया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़कर 19.11 से 28% हुई। वहीं 10 लाख से हमने कम कर डिबेंचर कितने किए? 5 लाख, तो हमारा क्या हो गया? कम हो गया। यही हमारा इम्पैक्ट बताता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। जैसे जैसे हम डिबेंचर्स बढ़ाते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फॉर्म की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जबकि क्या चेंज होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी इंक्रीज होने लगती है। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।